नमस्कार, यह है आवाज एट 9। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो हैं आपके काम की। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जीएसटी से जुड़े किसी भी संकट से निपटने के लिए सरकार ने बनाया जीएसटी वॉर रूम। राज्य सरकारों के साथ होगी सीधी बातचीत। जीएसटी लागू होने से पहले छोटे व्यापारियों ने सरकार से मांगी कंप्यूटर्स के लिए सब्सिडी। कहा 60% व्यापारियों के पास नहीं है कंप्यूटर। जीएसटी का डर बाजार पर भी हुआ हावी। मुनाफा वसूली के चलते सेंसेक्स 180 पॉइंट टूटा। सरकारी बैंकों ने सबसे ज्यादा दबाव बनाया। मेरे ख्याल में ये जो इंपॉर्टेंट बैंक्स पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए वो एक दो। आरबीआई के पूर्व गवर्नर वाईवी रेड्डी ने दी बैंकों के निजीकरण की सलाह। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा सिर्फ एक या दो ही बैंक हो सरकारी। सोशल स्कीमों के लिए जरूरी होगा आधार। सुप्रीम कोर्ट का सरकारी आदेश पर रोक से इनकार। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे भारत और अमेरिका। मोदी से पहली मुलाकात के बाद ट्रंप ने खुद को बताया भारत का पक्का दोस्त। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, 30 जून से आ सकती है डीडीए की नई हाउसिंग स्कीम। 12,000 फ्लैट्स की होगी पेशकश। और आईपीएल में फिर बरसा पैसा। टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए वीवो देगा पहले से 5 गुना ज्यादा पैसा। दिसंबर 2016 तक भारत में सिर्फ 31% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर है आज भी बड़ी आबादी कंप्यूटर और इंटरनेट से दूर है। लेकिन जीएसटी लागू होते ही हर कारोबारी के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट जरूरी चीजें बन जाएंगी। ऐसे में कारोबारी सरकार से कई तरह की रियायतें मांग रहे हैं। ये है सुशील जैन और श्री कृष्ण सिंघल। दोनों 30 साल से नोएडा में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आजकल इनका वक्त दुकानदारी में कम और कंप्यूटर सीखने में ज्यादा बीतता है। सुशील जैन के पास अपना कंप्यूटर नहीं है, इसीलिए वो श्री कृष्ण के लैपटॉप पर जीएसटी की ABCD सीख रहे हैं। हालांकि हमारी भी तैयारी अभी नहीं है कि शायद 1 तारीख को हम कंप्यूटराइज बिल काट पाएंगे या मैनुअल बिल काटेंगे, क्या करेंगे। बहुत सारी चीजें अभी भी हमारी समझ से बाहर है। सुशील के कारोबारी दोस्त श्री कृष्ण का मानना है कि टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से सामना व्यापारियों के लिए अभी भी सबसे बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, जो जीरो से उठ करके टॉप पे जाएगा तो कैसे जा पाएगा। बहुत कुछ सीखने में लंबा टाइम लगेगा। कंप्यूटर और जीएसटी से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों को सुलझाना सुशील जैन और श्री कृष्ण की ही नहीं बल्कि देश भर के लाखों व्यापारियों की समस्या है। ऐसे में ऑल इंडिया व्यापारी महासंघ यानी CAIT ने सरकार से मांग की है कि फौरी तौर पर राहत देने के लिए सरकार देश भर में व्यापारी संगठनों के दफ्तरों पर जीएसटी सुविधा केंद्र खोले, बाजारों में कंप्यूटर सेंटर खोले, ताकि जिनके पास कंप्यूटर ना हो वो भी थोड़ी सी रकम चुकाकर जीएसटी के काम कर सकें। संघ ने कंप्यूटर खरीदने के लिए सब्सिडी की भी मांग की है। सरकार को एक ऐसी पॉलिसी भी लानी चाहिए जिसके अंतर्गत हम ऐसे सभी व्यापारियों को प्रेरित करें कि अधिक से अधिक लोग अपने यहाँ कंप्यूटर लगाएं और यदि आवश्यकता पड़े तो सरकार उनको कंप्यूटर लगाने पर सब्सिडी भी दे। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बात को भी गंभीरता से लेकर के और तुरंत इस पर कार्रवाई करेगी। सरकार की दलील है कि 20 लाख तक टर्नओवर वाले कारोबारी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। 75 लाख टर्नओवर वाले कारोबारी कंपोजिट स्कीम में आ जाते हैं। लेकिन कैट का दावा है कि कंपोजिट स्कीम से बाहर 60% व्यापारियों के पास आज भी कंप्यूटर नहीं है। दीपाली नंदा, दिल्ली। जीएसटी लागू करने में किसी भी समस्या से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय में एक वॉर रूम बनाया गया है। इसमें ढेर सारे फोन लाइंस हैं, कंप्यूटर्स हैं और टेक सेवी युवा अफसरों को इसमें रखा गया है। इस वॉर रूम में राज्य सरकारों के अफसरों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इस बात की जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज और कस्टम्स ने दी है। हेल्पलाइन की तरह काम करने वाले ये वॉर रूम सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक काम करेगा। हिंदुस्तान कोका कोला लिमिटेड ने अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को जीएसटी की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। इसके लिए कंपनी ने 100 ट्रेनर्स भी की एक टीम बनाई है। हर टीम में 3 ट्रेनर हैं।
टारगेट है कंपनी के 4000 डिस्ट्रीब्यूटरों को ट्रेनिंग देना है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 25 जून से शुरू हुआ है। खास बात यह है कि ट्रेनिंग स्थानीय भाषाओं में भी दी जा रही है। कंपनी के मुताबिक अब तक आधे डिस्ट्रीब्यूटरों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। कंपनी को उम्मीद है कि जीएसटी लागू होने के 2 दिन पहले ही सबको ट्रेनिंग देने का काम पूरा हो जाएगा। सवालों के जवाब देने के लिए कंपनी ने एक हेल्पलाइन भी शुरू की है। जीएसटी का डर बाजार में भी हावी होता दिख रहा है। आज मुनाफा वसूली के चलते सेंसेक्स करीब 200 पॉइंट टूट गया। हालांकि निफ्टी 9500 के स्तर को बचाने में कामयाब रहा। एनपीए ने नए प्रोविजनिंग नियमों के चलते सबसे ज्यादा पिटाई हुई सरकारी बैंकों की। इसके अलावा बीपीसीएल, जीएसीसी जैसे दिग्गजों ने भी आज बाजार में दबाव का काम किया। प्रॉपर्टी शेयरों की भी आज जमकर पिटाई हुई। आरबीआई के पूर्व गवर्नर वाईवी रेड्डी ने सरकारी बैंकों में बड़े सुधारों की वकालत की है। सीएनबीसी आवास के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों को पहले कंपनियों में बदलना चाहिए, साथ ही सिर्फ 1 या 2 बैंक ही सरकारी होने चाहिए। एज एन इकोनॉमिस्ट और मे बी एज एन आरबीआई गवर्नर आप कहेंगे कि प्राइवेटाइज करो, लेकिन आप जो दूसरा रोल प्ले करते थे, आप दिल्ली में बैठे होते, जहां भी हम बैठे हैं, एज ए सेक्रेटरी, आपको लगता है आपको डिसीजन ले पाते या अब ले पाएंगे आज के ज़माने में? अगर नहीं, मैं सोल्यूशन प्राइवेटाइज नहीं बोल रहा हूँ ना। पहले क्या बोल रहा हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी ले लो। जब तक फ्लेक्सिबिलिटी मिल गया, एक थ्रेटन हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक ऑल एम्प्लॉइज विल बी टोल्ड, अरे भाई देखो अच्छा काम नहीं किया, मैं आपको कंपनी को भेज दूंगा। थोड़ा थ्रेट भी होता है ना। सो व्हाट आई एम ऑल्सो एफिशिएंसी इंप्रूव करने का फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। All I am saying is acquire flexibility as a first step. मेरे ख्याल में 1-2 इम्पोर्टेंट बैंक्स पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए, 1-2, और 10-20% बिजनेस पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून से आधार को अनिवार्य बनाए जाने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी अब 30 जून से जिनके पास आधार है उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार देना ही होगा। आपको बता दें कि केंद्र ने 22 जून को एक अधिसूचना निकालकर कहा था कि आधार कार्ड अगर आपके पास है तो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 30 जून तक इसे देना होगा। अगर किसी के पास आधार नहीं है तो 30 सितंबर तक इसे बनवा ले। इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि बिना आधार के लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आशंका के आधार पर आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि 30 जून के बाद आधार कार्ड न होने पर किसी को योजनाओं का लाभ रोका जाता है तो कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए। 7 जुलाई को अगली सुनवाई की जाएगी। डीडीए की नई हाउसिंग स्कीम 30 जून को लॉन्च होने की संभावना है। इस बार 12,000 फ्लैट्स के लिए ड्रॉ निकाले जाएंगे। डीडीए के मुताबिक इस योजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। स्कीम के तहत आप आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। डीडीए सूत्रों ने बताया कि अगर पीएम आवास योजना के तहत आवेदन करने वाले इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो नियमानुसार उनके नाम देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। नीदरलैंड ने भारत को ग्लोबल इकोनॉमिक पावर माना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने ये बात कही है। दोनों नेताओं ने मुलाकात के बाद एक संयुक्त बयान भी जारी किया है। नीदरलैंड ने भारत में निवेश की इच्छा जताई और कहा कि भारत में निवेश के काफी मौके हैं। मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच आर्थिक रिश्तों को बढ़ावा देने के साथ साथ आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पर भी बातचीत हुई। इधर सोमवार देर रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साझा बयान में आतंकवाद को मिलकर खत्म करने की बात कही है। इसके अलावा दोनों देशों ने कारोबारी रिश्तों को बेहतर करने और नौकरियों के मौके बढ़ाने पर भी जोर दिया है। आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों से अपने समाजों की सुरक्षा राष्ट्रपति ट्रंप तथा मेरी टॉप मोस्ट प्राथमिकताओं में से एक है, क्योंकि भारत तथा यूनाइटेड स्टेट्स विश्व की 2 विशाल डेमोक्रेसीज का साझा सशक्तिकरण हमारा उद्देश्य है। मेरा यह स्पष्ट मत है कि एक मजबूत और सफल अमेरिका में ही भारत का हित है। इसी तरह भारत का विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती भारत की भूमिका अमेरिका के हित में भी है। ट्रेड, कॉमर्स और निवेश लिंक्स
का भरपूर विकास हमारे प्रयासों की साझी प्राथमिकता होगी तथा इस संदर्भ में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन तथा नॉलेज इकोनॉमी के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार और उनमें गहनता हमारे मुख्य लक्ष्यों में से एक होगा। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी अगुवाई में भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। उन्होंने भारत को अमेरिका का सच्चा दोस्त बताया। During my campaign, I pledged that if elected, India would have a true friend in the White House. And that is now exactly what you have, a true friend. The friendship between the United States and India is built on shared values, including our shared commitment to democracy. Not many people know it, but both American and the Indian constitutions begin with the same three very beautiful words, we the people. मोदी और ट्रंप की मुलाकात में स्पाइस जेट की काफी चर्चा हुई। ट्रंप ने स्पाइस जेट और बोइंग की मेगा डील पर बधाई दी। इस डील से अमेरिका में 1,25,000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। हालांकि स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि अमेरिका को भी भारत को मेक इन इंडिया में बढ़ावा देना चाहिए। SpiceJet has bought up to 205 aircraft from Boeing. They're worth $22 billion. As per the Department of Commerce, the United States Department of Commerce, that creates 132,000 American jobs, high-paid, high-skilled American jobs right here in the United States. So I think that's great leverage that we have on the Americans to say to them that, look, as India grows and as India prospers, there will be more and more jobs created for Americans in the United States. वहीं जेपी मॉर्गन के चेयरमैन और सीईओ जेमी डिमोन भी भारत की तारीफ करते नजर आए। जेमी डिमोन को मोदी की अर्थनीति पर पूरा भरोसा है। I mean, they're doing everything right. The biometrics, the bank accounts, the infrastructure, focusing the issues, being pragmatic, not ideological about how they're trying to solve some of those issues. So I think we're quite optimistic. और बदलेगी बंदरगाहों की सूरत, जल्द आएगी नई क्रूज पॉलिसी। देखिए इस ब्रेक। बदलने वाली है देश की बड़ी बंदरगाहों की सूरत। क्यों? यहाँ होटल बनेंगे, मॉल्स बनेंगे। क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार सैलानियों को कई तरह की सुविधाएं देंगी और इसके लिए जल्द ही एक नई क्रूज पॉलिसी भी लाई जाएगी। इतनी लंबी समुद्री सीमा के बावजूद भारत में क्रूज पर्यटन नहीं के बराबर है, लेकिन सरकार की योजना कामयाब रही तो हालात बदलने वाले हैं। भारत को दुनिया का क्रूज डेस्टिनेशन बनाने के लिए नियमों में कई बदलाव किए जाएंगे। फोकस इस बात पर है कि बाहर से आने वाले सैलानियों को कागजी कार्रवाई में कम से कम समय लगे। प्रस्तावित क्रूज पॉलिसी में बाहर से आने वाले क्रूज को भारतीय पोर्ट पर आने के लिए डीजी शिपिंग से लाइसेंस नहीं लेना होगा। इमिग्रेशन की प्रक्रिया आसान की जाएगी। पोर्ट्स पर ही ई वीजा और ई लैंडिंग कार्ड जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। कुछ देशों के नागरिकों को वीजा में छूट भी मिल सकती है। देश के सभी बड़े पोर्ट्स पर क्रूज टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। यहाँ होटल, मॉल और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होगा। इसकी जानकारी आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्रूज पर्यटन पर एक सेमिनार में दी। हमारे जो 5 मेजर पोर्ट है 12 में से, उसमें से मुंबई, गोवा, मैंगलोर, चेन्नई और कोचीन, 5 जगह पर हम क्रूज टर्मिनल बनाने का निर्णय हमने किया है। इसके साथ साथ जो 20,000 किलोमीटर की रिवर लेंथ को हमने जलमार्ग बनाने का निर्णय किया है, उसमें से 2 नदियों में तो काम शुरू हो गया है, ब्रह्मपुत्र और गंगा में। देश में क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्रूज शिप बनाने पर टैक्स छूट भी दे सकती है। संबंधित क्रूज पॉलिसी 1 महीने में आ सकती है। टारगेट ये है कि देश में हर साल करीब 10 लाख यात्री क्रूज परिवहन का इस्तेमाल करें। रोहन सिंह, दिल्ली। यूरोपीय यूनियन ने गूगल पर करीब 17,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इतना बड़ा जुर्माना यूनियन ने इससे पहले कभी नहीं लगाया। कंपनी पर यह जुर्माना अपने सर्च इंजन की मदद से गूगल शॉपिंग सर्विस को दूसरों के मुकाबले फायदा पहुंचाने का आरोप है। जुर्माना यूरोपीय यूनियन के
एंटी ट्रस्ट के नियमों के तहत लगाया गया है। यूनियन का आरोप है कि गूगल पर सर्च करने के बाद गूगल की अपनी शॉपिंग सेवा के लिंक प्रमुखता से दिखते हैं। यूनियन के मुताबिक इससे न सिर्फ दूसरी कंपनियों को नुकसान होता है बल्कि ग्राहकों को भी सबसे अच्छा विकल्प नहीं मिलता है। आशंका है कि इस जुर्माने से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के संबंध भी खराब हो सकते हैं। जनरल मोटर्स के डीलर आज जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। जनरल मोटर्स ने इस साल के अंत तक भारत से कारोबार समेटने का ऐलान किया है। डीलरों की दलील है कि इससे उन्हें मोटा नुकसान उठाना पड़ेगा और करीब 30,000 कर्मचारी प्रभावित होंगे। डीलर मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले 3 सालों में छिंदवाड़ा में नई डीलरशिप स्थापित करी थी, परंतु आज तक के हम कभी प्रॉफिट में नहीं आए। जब नई गाड़ी आने की बात आई तो इन लोगों ने अपने आप को वापस ले लिया। अप्रैल के अंदर ही उन्होंने एक डीलर लॉन्च किया। अगर उनको पता था कि इंडिया में कार्स नहीं लॉन्च करनी है तो उन्होंने वादा क्यों किया? डीलर्स की इन्वेस्टमेंट क्यों कराई? नए डीलर्स क्यों बनाए? इन सब का जवाब नहीं है उनके पास। हमारा सिर्फ यही कहना है कि हमारा इट सीम्स टू अस नाउ इट्स अ प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी एंड इट्स अ प्लान्ड फ्रॉड फ्रॉम जनरल मोटर इंडिया एंड CSIPL इंडिया। और IPL में फिर हुई पैसों की बरसात। वीवो ने किया BCCI को मालामाल। देखिए इस ब्रेक के बाद। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए अब कई कंपनियां आगे आ रही हैं। इनमें जुड़ी स्टार्टअप कंपनियों की पूंजी की दिक्कत को दूर करने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और येस बैंक के CMD राणा कपूर की बेटी राधा कपूर ने मिलकर ISME एस नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके जरिए चुनिंदा स्टार्टअप्स कंपनियों को कारोबार शुरू करने के लिए 65 लाख रुपए की शुरुआती पूंजी दी जाएगी। हम सोचें कि 100 और 200 के बीच में हम स्टार्टअप्स एक्सेट करेंगे एक साल में। आई थिंक फिनटेक इज़ डिस्टरप्टिंग इंडिया and I think this platform will really sort of bring together all the resources, all the networks, that the startups require. So in terms of supporting them in terms of investment, the right mentorship. So I think the time has come and we're happy to announce to be the largest India's fintech accelerator. IPL में फिर पैसा बरसा है। चाइनीज फोन कंपनी वीवो ने IPL में अपनी स्पॉन्सरशिप को बरकरार रखा है। वीवो ने 2200 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ये स्पॉन्सरशिप फिर से हासिल की। ये नया कॉन्ट्रैक्ट 2022 तक जारी रहेगा। इससे पहले 2015 में IPL में मैच फिक्सिंग के मामला सामने आने के बाद पेप्सिको ने स्पॉन्सरशिप छोड़ दी थी। उसके बाद से IPL का टाइटल स्पॉन्सर वीवो ही है। पिछली बार के मुकाबले इस बार वीवो के साथ कॉन्ट्रैक्ट में 500% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच के पद की दौड़ में अब नया नाम जुड़ गया है। टीम इंडिया के पूर्व डायरेक्टर रवि शास्त्री ने भी इस पद के लिए आवेदन भर दिया है। पद मिलने की गारंटी पर आवेदन भरने की बात को उन्होंने सिरे से खारिज किया। अनिल कुंबले के टीम इंडिया के कोच के इस्तीफे के बाद से यह पद खाली पड़ा है। इससे पहले 2016 में भी रवि शास्त्री ने हेड कोच के लिए आवेदन भरा था, लेकिन तब अनिल कुंबले को इस पद के लिए चुना गया। कहा जा रहा है कि विराट कोहली और टीम इंडिया के साथ अच्छे संबंध होने के कारण वो इस दौड़ में सबसे आगे हैं। वोडाफोन का कनेक्शन लीजिए और नेटफ्लिक्स मुफ्त में पाइए। जी हां, वोडाफोन ने अपने रेड पोस्टपेड कस्टमर्स के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ऑफर पेश किया है। कंपनी के मुताबिक 1299 रुपए या इससे महंगा प्लान यूज कर रहे रेड पोस्टपेड कस्टमर्स को 1 साल का नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा। यह ऑफर नए और मौजूदा उपभोक्ताओं दोनों के लिए है। कंपनी के मुताबिक वोडाफोन इंडिया ऑनलाइन स्टोर पर जाकर या 199 पर नेटफ्लिक्स मैसेज करके इस ऑफर का फायदा उठाया जा सकता है। प्लान वैल्यू के मुताबिक यूजर्स को नेटफ्लिक्स अकाउंट में हर महीने 500 रुपए क्रेडिट दिया जाएगा। बता दें कि वोडाफोन के रेड पोस्ट प्लान 499 रुपए से शुरू होते हैं। तो आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।